हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आप सबको अनाउंसमेंट तो मिल ही गई होगी कि आज से हम लोग अपने चैनल पे डेटा साइंस प्रोजेक्ट की एक प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। तो गाइज इन सब को करने के लिए तो सिंपल आपके सिस्टम में क्या सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो चलो, पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, तो पाइथन को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो आप लोग ये अगर आप लोग डेटा साइंस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये सिस्टम आपके सिस्टम में तो पाइथन और क्या वीएस कोड मैं मान लेता हूँ कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड होगा और पाइथन का पाथ सेट होगा। अगर ना हो तो आप लोग को सिंपल मेरे चैनल पे आना है, कोड जैक। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आने के बाद आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा पाइथन प्रोग्रामिंग की। इस प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो फर्स्ट वीडियो है इंस्टॉल पाइथन एंड वीएस कोड, इसमें आप लोग इस वीडियो में आप लोग को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया है कि कैसे आप लोग पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वीएस कोड मतलब उसके इन्वायरमेंट में सेट करेंगे कि हाँ हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को मतलब एग्जीक्यूट करा पाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आई होप कि अगर आपके सिस्टम में अभी भी ये पाइथन और वीएस कोड ना हो तो सिंपल यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और सिंपल इस वीडियो पे जाए और पाइथन इंस्टॉल कर ले। सिर्फ 11 मिनट का वीडियो, तो आप लोग सिंपल इसे कर सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि सबके सिस्टम में पाइथन और वीएस कोड ऑलरेडी होगा। ओके, तो चलो यार, इतना तो हो गया कि चलो मतलब हो गया, मतलब पाइथन हो गया, वीएस कोड हो गया। अब क्या करना है? अब आपको आना है फाइल एक्सप्लोरर में और एक फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे हमको क्या चाहिए? डेटा सेट चाहिए। तो डेटा सेट के लिए फिर सिंपल आपको गूगल पे आना है और हमें लिखना है क्या? लोन प्रेडिक्शन डाटा सेट्स, ये लिखना। और हाँ, मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हम लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या है? लोन प्रेडिक्शन प्रॉब्लम डेटा सेट्स कैगल का ये एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग क्या लोन प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वो लोन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब सारी चीजें हम लोग अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की वजह से सॉल्व करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल टिल डिप्लॉयमेंट तक इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा क्या? टेस्ट और ट्रेन डेटा सेट मिल जाएंगे। तो आप लोग इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर में रख लें, बस इतना ही करना है। और अब आप लोग को क्या करना है? इस फोल्डर में आने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेना है। सिंपल राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विद कोड दिखेगा, तो आप लोग क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अगर ना दिखे तो आप लोग डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में जाके यहाँ पे फाइल में जाके सिंपल ओपन फोल्डर करके इसे इस फोल्डर को उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो इतना कर लिया ना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे वो कहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें जुपाइटर नोटबुक की जरूरत है। हेल्प मतलब उसके यूज करेंगे यार, बस सिंपल सा समझ लो। तो अब तो सिस्टम में होगा नहीं, तो अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन ये सब और सब कुछ सेट होगा तो बस कुछ नहीं, बस करना क्या है? आपको VS कोड के टर्मिनल में आना। ये टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट या गिट बैश का टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल या विंडो पावर सेल का टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल हो सकता है। आप लोग सिंपल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब टर्मिनल में आने के बाद आप लोग को टाइप करना है क्या? पिप पिप इंस्टॉल जुपाइटर जुपिटर नोटबुक। अगर आप लोग कोंडा एनाकोंडा डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं तो वहां पे आप लोग को ये जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी वहां पे मतलब डाउनलोडेड मिलेगा। तो वहां पे ये इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद ये सिंपल इंटर करने के बाद वो जो भी ये है मॉड्यूल पैकेज उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, तो इतना तो हो गया। अगर आपके सिस्टम में जो पाइथन नोटबुक नहीं होगा तो वो सिंपल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। बस इतना ही करना था। अब क्या करना, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से टर्मिनल हम लोग को क्या लिखना है? जुपाइटर जुपाइटर सिर्फ जुपाइटर नोटबुक लिखना है। सिर्फ जुपाइटर नोटबुक लिखना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमें उस फोल्डर में जिस फोल्डर में हमने ये इस VS कोड को ओपन किया है उस फोल्डर में एक जुपाइटर
मतलब जो पाइथन नोटबुक का इन्वायरमेंट मतलब हमें खोल देगा। तो यहाँ पे आप लोग को लिंक मिलेगा, अब आप लोग इसे मतलब वो ऑटोमेटिक हमें गूगल क्रोम पे ले आएगा, जो आप लोग मतलब ब्राउजर यूज करते हैं। अगर ना लाए तो आप लोग को यहाँ पे देखिए लिंक भी मिलेगा, लोकल हाउस से करके आप लोग इसे कॉपी करके आराम से पेस्ट करके सिंपल करा सकते हैं। देखो इतना तो हो गया। देखिए आपके में ये फाइल नहीं दिखेगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने डेटा सेट तो डाउनलोड कर लिया था केगल से। अगर ना हुआ तो मैं आपको इस डेटा सेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखो इतना तो कर लिया। अब अब क्या करते हैं, अब हमने ये अब अपने उस फोल्डर उस वही सेम फोल्डर है, सेम फोल्डर को हमने जो पाइथन नोटबुक में खोल लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में आना है, तो मैं जूम कर लेता हूँ कि थोड़ा सा विजिबल हो सबके लिए। अब राइट साइड में आना है, यहाँ पे आपको देखिए न्यू, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पाइथन 3 दिखेगा। पाइथन 3 पे जैसे क्लिक करेंगे ये एक एक नया नोटबुक हमें क्रिएट करके दे देगा पाइथन के लिए। देखो ये एक बिल्कुल नया नोटबुक क्रिएट करके हमें दे दिया ना। अब सिंपल आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर रीनेम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है यार, मतलब पाइथन के लिए बहुत अच्छा इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर है तो आप लोग सिंपल से यहाँ पे सारे प्रोग्राम की यूज मतलब कर सकते हैं पाइथन के। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखूँ, लोन प्रेडिक्शन लिखना था ना, लोन लोन प्रेडिक्शन क्या लिख दे रहा हूँ, लोन प्रेडिक्शन लिखना, सिंपल रीनेम कर सकते हैं। ये हमारे चलो ये तो हो गया। अब तो मैंने तो मैं अपने जो मेरा ऑलरेडी मैंने बना के रखा है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यार, बस अब मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सॉल्व करने या डेटा साइंस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें मतलब हमारे मतलब एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, मतलब कैसे करना है, मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्पेशली स्टेप्स की जरूरत पड़ती है कि हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, तो जैसे ये देखो ओपन हो जाएगा, तो इसके बाद क्या, इतना स्लो क्यों है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो पायलट नोटबुक के फाइल ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे थे कि क्या क्या स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे कि हमारा मतलब सिंपल से यार, कोई भी काम करने के लिए करने से पहले हम लोग को मतलब स्टेप्स फॉलो मतलब पता होता है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हुए वो सारे काम करने हैं। तो वही पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, डेटा सिलेक्शन, मतलब हमें डेटा सेलेक्ट करना है। तो जो हमने अभी अभी कुछ देर पहले किया है, क्या किया है, यहाँ से हमने डेटा सेट को डाउनलोड किया है, मतलब डेटा सेलेक्ट किया, डेटा चलो सेलेक्ट कर लिया। अब डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा, बताओ एनीवन। अब डेटा सेट तो हमने डेटा तो सेलेक्ट कर लिया। अब डेटा सेलेक्ट करने के बाद डेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब अ स्टोरी ऑफ डेटा इज ऑल अबाउट एंड फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा। अब डेटा सेट सेलेक्ट करने के बाद हमें मतलब उस डेटा के बारे में हमें सब कुछ देखना है या चेक कर लेना है, मतलब सारी मतलब डिस्क्रिप्शन जान लेना है कि वो उस डेटा सेट में है क्या, इनमें मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मतलब एक बिल्कुल शॉर्ट तो हमें पता चल जाए कि अब मतलब डेटा की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि मतलब डेटा क्या है, वो क्या हमें रिप्रेजेंट करना चाहता है। सिंपल सा मतलब समझ लेंगे कि क्या है डेटा सेट। ओके, अब समझने की बात आती है कि क्या करेंगे। जैसे वो डेटा सेट में क्या होंगे, रोज कॉलम, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या है डेटा सेट में। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ डेटा सेट दिखता है आखिर में कैसा है। तो मैंने ट्रेन डॉट CSV फाइल को मैंने ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि आखिर में डेटा सेट दिखते कैसे हैं, कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो रो और कॉलम में होंगे। यार समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, कुछ नहीं, कुछ कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमें है क्या। जैसे देख लो यहाँ पे क्या ये डेटा सेट है, अब यहाँ पे कुछ पता चल रहा है ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये सब सारी चीजें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। बस हमें यहाँ पे दिख रहा है हाँ ये लोन आईडी है, ये जेंडर है, ये मैरिड है, डिपेंडेंट, एडुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारी चीजें हमें बस दिख रही है कि क्या क्या इस कॉलम के नेम है। ओके, अब हमने चलो तो पता चल गया कि डेटा सेट में क्या है, डिस्क्रिप्शन चलो पता चल गया। अब क्या करना है, अब वो डेटा सेट यार इतना भयंकर था, अब हमें उसे समझने के लिए थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब वही सारी चीजें क्या, स्टेटिस्टिकल एंड ग्राफिकल डेटा एनालिसिस, मतलब कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके, और भी क्या, मतलब पाई चार्ट, मतलब बहुत सारे प्लॉटिंग करके हम डेटा को विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इस आखिर में डेटा हमें रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं। तभी तभी तो कुछ कर पाएंगे, नहीं मालूम हमें पता ही नहीं चलेगा कि डेटा क्या है यार, तो हम लोग मतलब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इतना तो कर लिया। अब अब चलो इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब डेटा को मान लो हमने समझ लिया, विजुलाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज करने के बाद कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है।
अगर मान लो कहीं पे कुछ डेटा को चेंज करना हो, या मान लो कहीं डेटा हमें मान लो, क्यों यार, क्यों डेटा कैसे मिलता है? जैसे कि आप लोग को याद होगा कि जैसे स्कूल या कॉलेजों में सर्वे के लिए कुछ हमें गूगल फॉर्म लिंक दे दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे अपने मन से हिसाब से, ठीक है, पुअर, वेरी पुअर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, मतलब हम फीडबैक देते हैं ना। तो क्या वो भी तो सारा जाके एक टेबल में स्टोर होगा वही। तो वैसे ही डेटा भी, ये सब सारे डेटा जनरेट होते हैं, तो डेटा ऐसे बिल्कुल रैंडम जनरेट होंगे, तो मतलब कुछ कहीं डेटा गलत भी हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता, वो सब डेटा क्लीनिंग की पार्ट है। तो हमें क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा कि डेटा को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करेंगे अगर जरूरी पड़ा तो, या हम लोग न्यू एट्रीब्यूट्स भी क्रिएट करेंगे अगर जरूरी पड़ा तो, हमें कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलो इतना हो गया यार, डेटा को हमने समझ भी लिया है, चेंज भी कर लिया, अब क्या करेंगे? अब इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, बिल्कुल एक मतलब एक अच्छा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा एल्गोरिथम काफी अच्छा इस डेटा सेट के लिए काम करेगा। अब ये तो भाई हम लोग को वो एल्गोरिथम तो आपको बताएगा है नहीं, तो जानने के लिए हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आखिर में बेस्ट है, मतलब अच्छा है काफी, वो करेंगे। अब चलो हमने तो डेटा को देख लिया, अब देखेंगे कि डेटा मतलब कि नॉर्मलाइज है कि नहीं, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं डेटा सेट का। अगर अगर डेटा सेट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग उसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अगर उसके वेरिएंस में काफी चेंजेस, ये सब सारी चीजें आप लोग को अभी आगे आगे पता चलेंगे कि क्या है, कैसे करेंगे, वो अलग की बात है, डरने की बात नहीं है। अब मैं मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब दो पार्ट में डिवाइड क्यों करते हैं, मतलब एक पार्ट को हम लोग ट्रेन पार्ट से सिर्फ ट्रेन करेंगे मॉडल को, और फिर वही जो टेस्ट पार्ट है उससे टेस्ट करेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से। चलो उतना तो कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। हमने एल्गोरिथम भी सेलेक्ट कर लिया, अब मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल चलो ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया। अब मॉडल के क्या, कैलकुलेट द मॉडल फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के लिए हम लोग अपने मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि मतलब कि हमारा मॉडल है वो कितने परसेंट या कितना एक्यूरेट हमारा आंसर दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वो बिल्कुल खराब ही रिजल्ट दे रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा ना। तो वैसे हम लोग एक्यूरेसी को चेक करेंगे। अब एक्यूरेसी चलो भी यार बहुत कम है यार, ये तो एक्यूरेसी यार इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से हम लोग बेटर एक्यूरेसी पा सकते हैं। तो हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या पैरामीटर्स, मतलब बेस्ट पैरामीटर्स होंगे, तो हम लोग यूज करके उससे थोड़ा सा एक्यूरेसी को, अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो वो भी करेंगे। फिर इतना सब करने के बाद चलो हमें एक्यूरेसी काफी अच्छी खासी मिलने लगी, अब क्या करेंगे? अब चलो एक्यूरेसी तो मिलने का लगी लगी अच्छी खासी, अब इसके बाद हम लोग अपने मॉडल को सेव कर लेंगे। जो मॉडल हमें बना वो उसे हम लोग सेव कर लेंगे, पिकल फाइल या जॉब लिंक, मतलब फाइल में सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद अब हम लोग उससे क्या, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी ऑफ मॉडल, उस मॉडल को हमने बनाया पूरा, अब उसे डिप्लॉय कैसे करेंगे? डिप्लॉय मतलब सबको पता है यार डिप्लॉयमेंट क्या होती है। अब मतलब उसकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और फिर हमें उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और टेस्टिंग, और फिर प्रोडक्शन करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारा ठीक से पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर देंगे, आइदर हेरेको, जीसीपी, एज़्योर या एडब्ल्यूएस, कहीं भी होस्ट करके चेक करेंगे कि हाँ हमारा मतलब बिल्कुल एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके गाइज, तो ये तो रही स्टेप्स के बारे में जो हमें मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान में रखना है कि क्या क्या हमें करना है। ये तो चलो हमें रास्ता पता चल गया, अब हमें इन सभी रास्तों पे चलना है। ओके, रास्ता पता ही नहीं है यार, अब कुछ पता ही नहीं है, और हम लोग ऐसे उल्टा सीधा करते रहेंगे तो मतलब कोई नहीं है। अब इतना तो करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या, इम्पोर्टिंग, हम कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं? सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज। अगर आप में पांडाज ना होगा तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड फिर से आते हैं, और हमें टर्मिनल में एक और टर्मिनल प्लस जाना, क्लिक करना है तो हमें एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इसके करने के बाद हमें
कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी कर लेते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है क्या, पिप पिप इंस्टॉल पांडाज। वेट कर लेना है थोड़ा सा कि ये जो हमारा मतलब पाइप पांडाज है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ये लिख रहा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, नहीं तो ये डाउनलोड करके ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। अब सेम काम हमें लिखना है पिप इंस्टॉल numpy। कोई काम हमें numpy भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। ये भी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर हाँ, अगर आप लोग एनाकोंडा अपने सिस्टम में डाउनलोड किए हैं कि वो कंप्लीट बंडल है, मतलब इन सभी सारी चीजों को मतलब वो ऑटोमेटिक मतलब पहले से वो होता है, मतलब बंडल है जो हम इंस्टॉल करेंगे उस डाउनलोड करके वो ये सब सारी चीज ऑटोमेटिक वहां पे रहेंगे। अब हमें एक चीज और लिखना है पिप numpy भी हो गया, पंडास भी हो गया। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें मैटप्लॉटलिब को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो चलो देखते हैं क्या लिखूं। अब सिंपल वही लिख लेना है क्या, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब को डाउन को सिंपल एंटर करेंगे तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। अब चलो इतना, अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने नोटबुक फाइल पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या इंपोर्ट पांडास एज पीडी इंपोर्ट करना है और हमें लिखना है इंपोर्ट numpy एज np इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब वो अभी वहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ये मैटप्लॉटलिब मतलब कि मतलब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि ग्राफिकल यहाँ पे लिखा होगा कि ग्राफिकल डेटा एनालिसिस करना है तो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का यूज किया जाएगा। मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, प्लॉटली, कफलिंग, बहुत सारी चीजें हैं आप लोग यूज कर सकते हैं। वो भी सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। अब हमें मैं क्या लिखना है, मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अब इसे सिंपल क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करना है तो इससे क्या होगा, ये सेल रन हो जाएगा। ओके यार यहाँ स्पेस नहीं देना हमें, फिर से कर लेते हैं। तो ये सारा चीजें हो गया। अब चलो हमें क्या लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने जो हमारा जो डेटा सेट था उसे रीड करना है। तो रीड करने के लिए मैंने वेरिएबल बना लिया df इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना, pd डॉट, तो CSV फाइल थी। तो देखो यहाँ pd डॉट के बाद जैसे हम लोग टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ देखो हमें ये सजेस्ट करने लगा। तो हमें क्या करना है, रीड करना था। रीड करने के बाद फिर से टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे रीड CSV, एक्सेल, हम लोग HTML फाइल, जेसन फाइल, ये सब सारे फाइल्स को हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो हमें क्या 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 करना है, रीड CSV फाइल को रीड करना था। तो हमें ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं। जो हमें फाइल का नाम क्या था, ट्रेन डॉट CSV। तो ट्रेन डॉट CSV इतना करने के बाद सिंपल हमें नीचे लिख देते हैं क्या, df है। तो ये हमारा क्या किया, सारा डेटा सेट यहाँ पे मैं दे दिया। क्लियर। अब हमें डेटा सेट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखना है, डेट हेड लिख देते हैं। अब बताओ इससे क्या होगा। अब ये जो हमें हेड है ये हमें स्टार्टिंग के टॉप 5 रोज को ये हमें देगा। अगर हम लोग अपने यहाँ पे df डॉट टेल लिखते हैं तो ये टेल क्या करेगा, हमें लास्ट के 5 रोज को हमें यहाँ पे देगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल इतने सारे मतलब 613 रोज हैं। अब हमारे डेटा सेट में कितने रोज कितने कॉलम्स हैं वो पहले जान लेते हैं। सिंपल समय हमने जैसे हमारा पहला स्टेप क्या था कि डेटा सिलेक्शन कर लिया, डेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेटा आखिर में है क्या। ओके तो चलो क्या लिखते हैं फिर, df डॉट सेव, कि आखिर में सेव क्या है, ब्रैकेट नहीं होगा, df डॉट सेव की इसका सेव क्या क्या है। ओके यहाँ जिससे सेव से क्या पता चलेगा कि हमारा जो ये डेटा फ्रेम हमने जो ये डेटा लिया हमने, हमारा जो डेटा सेट है इसके कितने 614 रोज है और 13 कॉलम्स। यहाँ देखो, यहाँ पे 613 दिख रहा है, यहाँ पे 614 दे रहा है। तो बताओ इसे क्यों, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए वो 614 दे रहा है। ओके अब इतना तो हो गया। अब हमें
कुछ चीज़ें और भी जाननी पड़ेंगी। तो जानने के लिए सबसे क्या df.info इन्फो लिख के जैसे हम लोग फिर शिफ्ट दबा के इंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये सारे सारा जो भी जितने भी कॉलम्स हैं उनके इन्फो हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे जो लोन आईडी है उसमें 614 है एलिमेंट्स, नॉन नल, कोई भी नल नहीं है, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, वो इंटीजर सब कुछ सारी चीजें यहाँ पे देखो। यहाँ पे 599 है, मतलब कि यहाँ पे मतलब डिपेंडेंट में कुछ ऐसे भी फील्ड हैं जो हमें बिल्कुल ब्लैंक है, तो वहाँ पे डेटा है ही नहीं। तो ये सब सारी चीजें हमें हैंडल करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आप लोग को अब अभी वीडियो में बताऊंगा। तो डीएफ इन्फो से हमें ये सारी चीजें मिल गया। अब हमें देखते हैं अब डीएफ डॉट, अब एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ बताया कि कुछ डेटा है ही नहीं ना। तो चलो इजनल डॉट सम, मतलब सम कर लेते हैं कि कितना है। अब सम पहले ये दिखा देता हूँ कि क्या है। इजनल से क्या पता चलेगा कि हाँ देखो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब जहाँ रहेगा वो दे देगा। अब हमें क्या काउंट कर लेते हैं कि कितने मिसिंग, मतलब कितने है ही नहीं, मतलब वहाँ पे। तो यहाँ पता चला कि लोन आईडी में 0, मतलब सारे के सारे में डेटा है। जेंडर में 13 ऐसी चीजें जहाँ पे कोई जेंडर दिया ही नहीं है। डिपेंडेंट में 15 ऐसे जहाँ पे है ही नहीं कुछ। तो ये सही है, तो ये सब मिसिंग डेटा को हमें हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो अब डीएफ डॉट एक चीज और बताता हूँ, डिस्क्राइब। अभी डिस्क्राइब क्या है, ये सब डेटा को अब देखेंगे हम लोग कि ये मतलब ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर को लेता है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर कॉलम को लेगा। अगर आप लोग कॉलम जो भी मतलब कॉलम है यहाँ पे क्या स्ट्रिंग टाइप है, कैरेक्टर टाइप, वो यहाँ पे नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर को लेता है। ये सब जितने भी इंटीजर यहाँ पे होंगे उसको इंटीजर फ्लोट उनको यहाँ पे दिखा है कि वो काउंट कितने हैं, मीन कितने होंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन कितने होंगे, मिनिमम 50% कितने, 25%, 50%, 75%, मैक्स मैक्स कितने, ये सब सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो इतना करने के बाद हम लोग सिंपल अपने डेटा सेट के डीएफ ब्रैकेट लगाने के बाद हम लोग क्या एक पर्टिकुलर रोज को भी हम लोग जैसे इसी को मैं यहाँ पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ आप लोग को। हम लोग इसे भी एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिर्फ रोज को ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसे दो 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 को करेंगे तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाना है और हमें लिखना है। चलो एक यही ले लेता हूँ और इसके बाद एक चीज और एक और कोई के ले लेता हूँ, जैसे ये लोन अमाउंट ही ले लेता हूँ। लोन अमाउंट के लेने के बाद सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये दोनों रोज को मैंने 1 बाय 1 एक्सेस करके आप लोग को दिखा दिया। ओके गाइस, तो चलो हमें मतलब सिंपल सा पता चल चुका है यार कि ठीक है। अब मतलब चेक कर लेते कॉलम्स कितने हैं। तो df डॉट coleumns कॉलम्स लिखना है, तो नॉट कॉलेबल कॉलम्स लिखना है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा सेट है इसमें टोटल कितने कॉलम्स है। जो लोन आईडी है, जेंडर है, मैरिड है, डिपेंडेंट है, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एजुकेशन इनकम, ये सारी चीजें कॉलम्स है। हमें यहाँ पे एक साथ सारी सब चीजें मिल गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे मतलब देख सकते हैं यार कॉलम चलो इतने हैं, इनकी मिनिमम कितनी है, मैक्स कितने कितने, मतलब ब्लैंक है, मतलब नल है, वो सब सारी चीजें हमें मिल गई। अब हमें इन्हीं सब चीजों को हैंडल करना है। जैसे देखो यहाँ पे मिनिमम 150 है और मैक्सिमम इतना ज्यादा है, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब वेरिएशन, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है। तो हमें इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा वो आप लोग को बाद में मैं वीडियो में बताऊंगा जरूर। तो वीडियो में लास्ट तक, मतलब प्रोजेक्ट में लास्ट तक बने रहें। तो गाइज आई होप आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो गाइज बस आज के लिए इतना 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 ही रखते हैं और हम लोग अपने अगले वीडियो में, मतलब कि चलो डेटा तो जान लिया, अब थर्ड स्टेप क्या था यहाँ पे, ग्राफिकल डेटा एनालिसिस और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मॉडल सेल्फ, फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे। ये सारे प्रोसेस थी। तो गाइज ये सब सारे प्रोसेस हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं जैसे सेकंड वीडियो है तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।